आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं के द्विवेदी। आज मैं GSVM मेडिकल कॉलेज की स्त्री रोग विशेषज्ञ, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीना गुप्ता के आवास पर हैं और आइए इनसे जानते हैं कि पहले तो हम कोविड पर बात करेंगे कि इस वर्तमान में कोविड की क्या स्थितियां हैं, तीसरी लहर के बारे में भी जानेंगे। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि नमस्कार, इस समय कोविड की क्या स्थिति है। देखिए इस समय तो वैसे हम दूसरी लहर को पार कर चुके हैं, जैसा कि आप सबको पता है। और इस समय कोविड के पेशेंट्स बहुत कम हैं। जैसे मैं कोविड नोडल भी हूँ और हमारे डिपार्टमेंट में इस समय कोविड का एक ही पेशेंट है, किसी दिन एक भी नहीं रहता है। तो इस समय हम पोस्ट कोविड वाली स्थिति में हैं और तीसरी लहर अब आएगी, जैसा कि आप सभी जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये तीसरी लहर से क्या असर पड़ेगा लोगों के जीवन पर, इसके बचाव के क्या रास्ते हैं, लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए तीसरी लहर जैसा हम लोग सुन रहे हैं और जान रहे हैं, जैसा साइंस कह रही है कि तीसरी लहर इस बार बच्चों के लिए थोड़ी भारी रहेगी। और मुझे ये लगता है कि हम हर एक बार लॉकडाउन से अपने आप को बचाया है, सारी प्रिकॉशंस लेके अपने आप को बचाया है। हाथ धोना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, मास्क लगाना, ये सब हम लोगों को कंटिन्यू रखना पड़ेगा जब तक हम इस पेंडेमिक को क्रॉस नहीं कर जाते। और तीसरी लहर कितनी भयानक रहेगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे पुराने भी पेंडेमिक हुए हैं, स्पेनिश फ्लू हुआ है, तो अधिकतर दूसरी लहर होती है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। स्पेनिश फ्लू के दूसरी लहर में वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन ख़त्म हो गई थी। उतनी खतरनाक तो हमारी ये दूसरी लहर भी नहीं रही। और क्योंकि अब हम ज़्यादा साइंस के उसमें भी ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। और तीसरी लहर के लिए, दूसरी लहर के लिए या कोविड के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी सारी प्रिकॉशंस और एक्चुअली जो हमारी संस्कृति में सिखाई गई है सारी चीज़ें, उनके हमें और नज़दीक जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये वैक्सीन जो लोगों को लगाई जा रही है, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, इसका असर बॉडी पर कितने दिनों के बाद पड़ता है पहली डोज लगने के बाद? पहली डोज लगने के बाद 60 to 70% आपकी जो है इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। और आपकी दोनों डोज लगने के बाद 6 मंथ तक ऐसा माना जा रहा है कि आपकी जो है इम्यूनिटी रहेगी। और आपकी जैसे कोविशील्ड है, कोविशील्ड में आपका जो है एडिनो वायरस में मैसेंजर RNA डालकर और जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। और जो कोवैक्सीन है वो आपका एक मतलब डीएक्टिवेटेड आप वायरस डाला गया है। तो दोनों की टेक्नोलॉजी अलग होने की वजह से कोवैक्सीन से देखा गया कि ज़्यादा वेरिएंट आपके के अगेंस्ट वो काम करता है कोविशील्ड के अपेक्षा। डॉक्टर साहब, पर्यावरण हमारा दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है देश का, और तमाम हरे पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ लगाने वाला कोई नहीं है। ऐसे में एक ख़ास बात, पहले तो पर्यावरण के विषय में आपसे जानेंगे क्योंकि आपने इस पर बहुत अच्छा काम शुरू किया है। तो पहले तो आप ये बताएं कि इससे जीवन पर, स्वास्थ्य, मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है पर्यावरण पर? देखिए पर्यावरण जो है हमारे जीवन का एक अंग है। और एक तरीके से देखा जाए तो हम मनुष्य भी प्रकृति का ही एक अंग है। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो हमारे पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, वो अपना फूड बना रहे हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, वो हमें चाहिए। और पर्यावरण में जब तक पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बाकी जीव जंतु भी उसमें फल फूल नहीं पाएंगे। और पेड़ सिर्फ ये नहीं कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, भूमि संरक्षण करते हैं। अब जैसे कानपुर में या दूसरी जगह धूल उड़ती रहती है, जहाँ पेड़ बहुत कम हो जाएंगे वहाँ धूल उड़ेगी। इसके अलावा वो जल स्तर को ऊपर करते हैं। आज हमारे पर्यावरण की इस मतलब पौधे नहीं बचाने की वजह से हर एक जगह वाटर लेवल कम हो रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करते हैं। जहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं तो वहाँ पे 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड कम आपका टेम्परेचर भी रहता है। तो पर्यावरण के बगैर तो हमारा जीवन संभव ही नहीं है। हम साइंस से उन्नति कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। डॉक्टर साहब, आपने लगभग, जैसा कि हमें जानकारी में आया है कि लगभग 80 प्रकार की प्रजातियों के पौधे आपने रोपे हैं और 14,000 पौधे आपने रोपे हैं। तो ऐसी स्थिति में कौन कौन से पौधे आप लगाए हैं और औषधीय गुण वाले कौन से पौधे हैं, कुछ एक आध के बारे में बताएंगे? देखिए हमने तो एक तरफ से पौधे लगाने शुरू करें और जितने हमारे पौधे हैं उसमें फूल के पौधे हैं, फलों के पौधे हैं और औषधीय गुण के पौधे। जैसे अब नीम, कौन कौन से पौधे हैं? फलों में हमारे पास आम है, अनार है, नींबू है, संतरा है और आपका मौसमी है, चीकू है, लीची है और आपका शरीफा है और शहतूत है, केला है,
अमरूद है, तो मेरे ख्याल से जितने पौधे इस उसमें लग सकते हैं वो सारे ही हमने लगाए हैं। डॉक्टर साहब, जिस समय आप इस सरकारी आवास में आई थी, उस समय इस बंगले की पौधों के रूप में कैसी स्थिति थी? क्या आपने यहाँ पाया और अब क्या बदलाव महसूस कर? नहीं, तो जब हम नीचे आए थे तो हमने ये नहीं सोचा था कि हम 14,000 पौधे लगा लेंगे या इतना सुंदर गार्डन बना लेंगे। हम एक स्टार्टिंग से शुरू हुए थे कि हमें एक लॉन बनाना है और एक सुंदर सा एक ऐसा गार्डन बनाना है जिसमें हमारे बच्चे खेल सकें और हमें भी अच्छा लगे जब हम बाहर निकलें। तो उस स्थिति में हमारे घर में एक कनेर का पेड़ था और 4 अशोक के पेड़ थे और इसमें बाउंड्री भी प्रॉपरली नहीं थी, तो वो सबसे पहले हमने बाउंड्री बनाई और फिर हमने मतलब एक प्लान आउट करके कि छोटे पौधे सामने होने चाहिए, बड़े पीछे होने चाहिए। शुरू में सब्जियां भी लगाई, बाद में जो है सारे फलों के पेड़ पीछे लगा दिए। तो मेरे ख्याल से कोई भी काम हो, चाहे वो छोटा काम हो, चाहे हम डॉक्टर की तरह अस्पताल संभालते हो, मरीज़ को देखते हो या अपने बच्चों को देखते हो या अपना गार्डन बना रहे हो, हर एक चीज़ के लिए प्लानिंग होती है। तो हमारे दिमाग में पहले से एक रूपरेखा बन जाती थी कि यहाँ पे ऐसे पौधा लगेगा, यहाँ पे ऐसे पौधा लगेगा और आने वाले समय में इतने बड़े गार्डन को हम कैसे संभालेंगे। तो परमानेंट वाले पौधों से रिप्लेस करते गए अपने गार्डन में। तो स्थिति तो एकदम अलग है और पहले कुछ और थी और अब कुछ और है। और हम ये नहीं कह सकते कि हमारे बाद कोई आएगा तो ऐसा ही इतना मेंटेन रहेगा। हाँ, बड़े बड़े पेड़ तो नहीं हटेंगे, लेकिन उसके बाद भी इन पौधों को जैसे एक बच्चे को सींचना पड़ता है, रोपना पड़ता है, वैसे इन पौधों को भी हमेशा केयर की ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब, वास्तु के बारे में भी आपको काफ़ी अच्छी जानकारी है, तो क्या पौधे लगाने के समय आपने इस बात का ध्यान रखा? पौधे लगाने के वक्त जो पेड़ हम लोगों ने अपने आप लगाए उसमें थोड़ा बहुत ध्यान रखा कि हाँ, ये मदार का पेड़ है, उत्तर दिशा में रहना चाहिए तो उत्तर दिशा में लगा दिया, शमी जहाँ लगना चाहिए वहाँ लगा। और कुछ पौधे जैसे पीपल पहले से हमारे यहाँ उत्तर की दिशा में था, है ना, जो हमने खुद लगाए उनमें ध्यान रखा कि वास्तु के हिसाब से भी सही रहे। और कलर भी होता है कि आपके किस दिशा में कौन सा चटक लाल होना चाहिए। काफ़ी सारा नॉलेज था मेरे पास स्टार्ट करने से पहले। और ये मेरी मतलब आप बुराई समझिए या अच्छाई समझिए, कोई भी कार्य करने से पहले बहुत उस पर रिसर्च करती हूँ। तो इस पर भी रिसर्च की थी, बहुत सारी चीज़ें हमने उसी के हिसाब से लगाई जितना हमारे माली ने हमें अलाउ कर दिया। डॉक्टर साहब, ऐसा माना जाता है कि बरगद और नीम ये दोनों पेड़ मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। वैसे आंवला भी है और तमाम चीज़ें हैं जो आवश्यक हैं, लेकिन आप नीम के बारे में कुछ बताएं, क्या कहना चाहेंगे नीम के बारे में? नहीं, नीम तो ऐसा है कि उसमें इतने सारे औषधि गुण हैं कि हमारा खून साफ़ करता है और बहुत सारी आपको बीमारियां होंगी ही नहीं अगर आप नीम का डेली सेवन करते हैं। बस ये कि आपको कैसे सेवन करना है। और जैसे हम तो मतलब मेरी मदर बंगाली रही हैं, तो हमारे यहाँ तो नीम की पत्तियों की सब्जी भी बनती थी, नीम बैगन कहते हैं उसे। तो और वैसे जो है अगर आप नीम के पत्ते जो लोग खाते हैं उनको मच्छर भी नहीं काटते हैं। नीम के पत्ते जो खाते हैं सुबह उनका शरीर भी, खून भी, आपका रक्त साफ़ रहता है। और जो बरगद है, बरगद के लिए तो बरगद हो गया, पीपल जैसे कि वो सारा दिन 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देता है। इसी तरीके से बरगद है, जो वट सावित्री की पूजा होती है, हमारी संस्कृति हमें बोलती है कि ये पौधे बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी पूजा की जाए जिससे इनका संरक्षण हो, ऐसा नहीं कि लोग इन्हें कटवा दें। डॉक्टर साहब, एक और आखिरी सवाल आपसे कि आप एक जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, तो एक डॉक्टर के नाते महिलाओं माताओं के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम महिलाओं के लिए यही संदेश देना चाहते हैं कि किसी भी समाज की जो इकाई होती है वो घर होती है और किसी भी घर की जो धुरी होती है वो महिलाएं होती हैं। तो महिलाएं जो करती हैं वही जो है, एक किसी भी घर में घुस के आपको उस घर का जैसा वातावरण दिखता है वो एक्चुअली जो है उस महिला का दिया हुआ मतलब भावना होती है, उसी महिला के दिए हुए कर्म होते हैं। तो मैं महिलाओं को यही कहूँगी कि अब वो अपनी खुद भी करें और अपने बच्चों को भी सिखाएं, जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, और जितनी आपकी जो कोविड में जितनी प्रिकॉशंस होती हैं वो अपने बच्चों को भी उतनी ही उससे सिखाएं, क्योंकि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम जो 3rd वेव आने वाली है हमारी कोविड की, वो बच्चों को मेनली इफ़ेक्ट करेगी, जैसा कि हम लोग सोच रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप कोविड की नोडल अधिकारी भी हैं और ड्यूटी के दौरान तमाम संघर्ष आपके सामने आए होंगे, तमाम मरीज ऐसे भी आए होंगे जिनसे आपको कुछ दिक्कत भी हुई होगी। कुछ लोग शोर मचाते थे, कुछ लोग गंदगी फैलाते थे, या इन सबको अगर हम छोड़ भी दें तो कभी आपने ड्यूटी के दौरान तनाव महसूस किया? ड्यूटी के दौरान ऐसे हमने तो तनाव नहीं महसूस किया, क्योंकि मैंने ये देखा है कि अगर मरीज़ या उसके तीमारदार, मरीज़ कितना भी सीरियस हो, अगर उसके तीमारदार से हमने अच्छे से उसको काउंसल किया है कि ये परेशानी है, उसका ये इलाज है और हम लोग ये कर रहे हैं,
तो 99% केसेस में ऐसी स्थिति नहीं आती है। हाँ, कभी कभी रेजिडेंट अपने ओवरलोड काम की वजह से कभी तीमारदार से ज़्यादा बात नहीं कर पाती है, तब कभी कभी ऐसी स्थिति आती है। लेकिन बीइंग अ सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट हमारे साथ ऐसी स्थिति नहीं हुई, बल्कि हम जब रेजिडेंट थे तो कई बार पेशेंट्स आके हमारे सीनियर कंसल्टेंट को बताते थे कि डॉक्टर नीना ने ऐसा बोला है या उन्होंने हमें देखा है, वो कहाँ है। तो मुझे लगता है हमारे भी आजकल के बच्चे भी वैसा ही डेवलप करें, और ये हम सबके साथ है, हमारी पीढ़ी के या हमारे सीनियर सभी यही बताते हैं कि हम लोगों के नाम से जानते थे। और आजकल के समय में ये है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया, और एक जो समाज का डॉक्टर्स के ऊपर से ये है कि हाँ ये गड़बड़ कर रहे हैं या इन्होंने ऐसा किया, जो वो भावना है ना वो हटनी चाहिए। क्योंकि हम लोग बहुत प्रेशर में, इनफैक्ट हम लोग बहुत प्रेशर में काम करते हैं, और हम लोग का हमेशा ध्येय ये होता है कि हमारा मरीज़ ठीक हो जाए। और कई बार जब ठीक नहीं होता या कोई एडवर्स सिचुएशंस होती हैं, तो एक ह्यूमन बीइंग है और कॉम्प्लिकेशंस नोन है, तो हम लोग भगवान नहीं हैं, हम लोग को भगवान भी ना बनाए, लेकिन हम लोग को एक प्रॉपर जो है सम्मान हमारे जो जूनियर डॉक्टर हैं और हमारी जो पूरी मेडिकल टीम है, और मैं एक एक डॉक्टर की तरफ से बोलना चाहूँगी कि वो सम्मान जो हमें मिलना चाहिए वो उसको देना समाज को भी ज़रूरी है। तो डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, इसमें संशय भी नहीं है। और कोरोना की पहली और दूसरी लहर दोनों में ही डॉक्टरों ने जिस तन मन और लगन लगा कर काम किया है, वास्तव में तारीफ़ है। और हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पारस प्रेम ने डॉक्टर्स का उत्साह बढ़ाने के लिए, उनके कर्मचारियों का, नर्सेज का उत्साह बढ़ाने के लिए हमेशा उनको जो है प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया है, उनकी हौसला अफजाई की है। तो डॉक्टर नीना गुप्ता जी से भी हम बात कर रहे थे, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। इनको मैं इनकी बहादुरी को और इनके पर्यावरण बचाने वाले काम की मैं बहुत सराहना करता हूं। पारस प्रेम की ओर से इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आइए आपको दिखाते हैं कि बगीचे की स्थितियां किस तरह की हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ चलेंगी, कुछ पौधे हमको दिखाएंगी। ऐसे में आइए देखिए कि ये हरा भरा बगीचा है, और डॉक्टर साहब हमारे साथ में हैं, डॉक्टर नीना गुप्ता जी हैं। अब ये देखिए डॉक्टर साहब, ये किस चीज़ का पेड़ है जहाँ आप खड़ी हैं? ये अनार का है, जिससे अनार लगे हैं। आप देख सकते हैं ये अनार का पेड़ है, ये अनार का पेड़ है, ये अनार के फल लगे हुए हैं यहाँ पर, आप ये देख सकते हैं। ये डॉक्टर साहब की कड़ी मेहनत का नतीजा है, और पर्यावरण को बचाने में इनका एक अहम योगदान है। ये देखिए ये चकोतरा है, आप इसको देख सकते हैं, और ये काफ़ी बड़ा फल होता है और बहुत लोग इसका लाभ लेते हैं। डॉक्टर साहब फलों को मेडिकल कॉलेज ले जाती हैं, वहाँ बच्चों के लिए छोड़ देती हैं, बच्चे अपना उससे खाते हैं, ले जाते हैं। और लग जाता है सबके घर में। देख सकते हैं ये बड़ा साधारण पेड़ अमरूद है, कहने को ज़रूर साधारण है लेकिन लगाने वाले होने चाहिए। डॉक्टर साहब के साहस को हम सलाम करते हैं। ये देखिए केला, आप देख सकते हैं कि ये केला है और ये घार इसकी बंधी हुई है, बहुत अच्छे ढंग से डॉक्टर साहब ने पूरी कदली लग रही, ये पूरी घार को बांध रखा है डॉक्टर साहब ने, और ये कीड़ों से भी सुरक्षित रहेगी। और अच्छे बंदर नहीं खा पाएंगे और बहुत अच्छे फल आ जाएंगे। कुछ नहीं तो 8-10 हज़ार बेर लगे होंगे, कई सारी डालें हमें हटानी पड़ी। इस बार शिवरात्रि में खूब हमने बेर दिए। तो आप देख सकते हैं ये बगीचा है डॉक्टर साहब का, और 80 प्रकार की प्रजातियां हैं, लगभग 14,000 से ज़्यादा पेड़ जो है डॉक्टर साहब ने लगाए हैं। 14,000 से ज़्यादा पेड़ टोटल हमारे जो हैं। 3 हॉस्टल हैं, हॉस्टल के हम वार्डन हैं, तो 3 हॉस्टल और हमारा घर मिला के 14,000 से ऊपर पौधे लगे हैं हमारे घर में के से। मतलब आप समझिए हॉस्टल में हमने 11 लॉन बनाए हैं और सारे पेड़ पौधे लगाए हैं, और अब यहाँ पे भी लगाए। ये उसका एक प्रतिरूप आप समझ लीजिए, एक उसका छोटा वो। तो पर्यावरण के लिए काम करना साधारण बात नहीं है, लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए। डॉक्टर साहब की इसमें लोगों को मदद करनी चाहिए। और डॉक्टर साहब ने यहाँ इन पौधों के रखरखाव के लिए एक माली भी रख रखा है, जो पौधों की देख रेख करता है, क्योंकि जब पौधे छोटे होते हैं तो उनको विशेष देख रेख की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में उनके रखरखाव के लिए जो है माली रखा हुआ है। और डॉक्टर नीना गुप्ता, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, कि जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, नोडल अधिकारी कोविड की रही हैं, आज भी हैं, और तीसरी लहर के बारे में भी उन्होंने बताया। तो आपको बता दें कि मैं डॉक्टर नीना गुप्ता के साहस को सलाम करता हूं, इनकी बहादुरी को नमन करता हूं। नमस्कार। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक जो आपने पूछा था, अभी हमारा जैसे मेट्रो का वो चल रहा है, तो मेट्रो में बहुत बड़े बड़े पेड़ कटवाए गए, लगभग 900 पेड़ कटने हैं। और हमारी कानपुर की जो जनसंख्या वो 31 लाख है, तो
तो मुझे लगता है कि हर एक कानपुर का व्यक्ति अगर एक भी पेड़ लगाए तो 31 लाख पेड़ हमारे वापस लग जाएंगे। वैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर एक पेड़ काटो तो उसके पाप को पूरा करने के लिए 10 लगाने चाहिए। तो 900 कट रहे हैं तो 9000 तो होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हमें ये जगह मिली तो हमने पेड़ लगाए, हम हॉस्टल के वार्डन बने तो हमने पेड़ लगाए। बाकी सरकार को और लोगों को सोचना पड़ेगा कि वो कहाँ लगाएं। अपने घर के सामने थोड़ी जगह ज़रूर रखें, अशोक का पेड़ लगा दें, नीम का पेड़ लगा दें। ऐसा नहीं कि हर एक जगह घर ही बनते जा रहे हैं, क्योंकि हर एक जगह घर बनते जाएंगे तो उसका नुकसान फिर जनता को भी होगा। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पारस प्रेम के लिए मैं के द्विवेदी, नमस्कार।